नमस्कार छात्रों, आप सभी का ऑनलाइन कक्षाओं में पुनः स्वागत है। आप सभी निरंतर इस समय काफ़ी समय से हिंदी साहित्य में निबंध खंड को पढ़ रहे हैं, जिसमें इससे पहले आपने भारतीय समाज में नारी का स्थान और विज्ञान वरदान है या अभिशाप है, ऐसे बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक आपने निबंध के रूप में पढ़े थे। उसी क्रम में आज भी हम लोग जो सबसे अधिक इस समय जो विषाक्त वातावरण है, पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण समस्या और उसके समाधान पर संबंधित आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप जानते हैं निबंध क्या है? एक निर्बंधित रचना है जिसमें हम अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से उसमें भरते हैं और विभिन्न प्रकार के ज्ञान को, उसकी विषय वस्तु को ला करके उसको क्रमबद्ध रूप से उसको मन में संजो लेते हैं और उसी क्रम में बिंदु बनाते जाते हैं और एक एक बिंदु पर विचार करते जाते हैं। जैसा कि आपने देखा कि बोर्ड पर कुछ बिंदु लिख भी दिए हैं। लिखने का हेतु एक ही रहता है कि लिखने में समय जो लगता है वो समय बचता है, साथ ही साथ क्रम भी बना रहता है और आपको जो वीडियो की जो लेंथ है वो भी थोड़ी सी कम होती है। इसलिए ये सब चीज़ें की जाती हैं। आप ध्यान से समझते चलिए। आइए देखते हैं पर्यावरण प्रदूषण और समस्या समाधान, ऐसा शीर्षक आपके सामने है। सबसे पहले विचारित बिंदुओं में हम लोग प्रस्तावना पर चलते हैं। तो प्रस्तावना क्या है? यह विषय को शुरू करने का एक उपक्रम है। इसको कैसे हम शुरू करते हैं? तो पर्यावरण, आप जानते हैं कि जो पर्यावरण है यह चारों ओर का जो क्षेत्र है, आवरण है, वो पर्यावरण है। जैसे आवरण जो है वो कोई भी पर्दा है, हम लोगों की धूप से, हवा से सबसे रक्षा करता है। इसी प्रकार जो हमारा जो पर्यावरण है यह प्रदूषित ना हो, इसलिए जो है हम लोगों को विभिन्न सकारात्मक बिंदुओं पर विचार करना है। तो इसमें बताया गया है कि जब वातावरण में प्रदूषित तत्व अधिक बढ़ जाते हैं, हमारा जो जल है, हमारी जो वायु है, हमारे जो पृथ्वी के तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब जब प्रदूषित होने लगते हैं और प्रदूषित होकर के जब मानव के लिए हानिकारक हो जाते हैं, तो उस समय जो है कहा जाता है कि हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो गया है। जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, हमारा जल प्रदूषित हो जाता है, हमारी वायु प्रदूषित हो जाती है, अधिक शोरगुल हो जाता है, तो वातावरण प्रदूषित हो जाता है। और इस प्रदूषण से हम कैसे बचें, इस प्रदूषण को हम कैसे कम कर सकें, इन सब चीज़ों को लेकर के ही आज हम लोग इस विषय पर जो है अपने विचार विमर्श कर रहे हैं। तो प्रस्तावना में आप इसी प्रकार से पर्यावरण हमारा क्या है और पर्यावरण प्रदूषण कब कहलाता है, जबकि जब विषाक्त पदार्थ, जो अशुद्ध पदार्थ जब बहुत ज़्यादा वातावरण में मिल जाते हैं, जो हमारे जीवन को हानिकारक जब वो वातावरण लगने लगता है, उसकी जल है, वायु है, ध्वनि है, तो फिर वह पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। और पर्यावरण प्रदूषण जब हो जाता है तो उस पर्यावरण प्रदूषण को हम कैसे रोक सकते हैं, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के क्या उपाय हैं। कहते हैं कि कचरे को, किसी गंदी चीज़ों को, नालियों को हम गंगा में, यमुना में, नदियों में न छोड़ें, क्योंकि जो नदियां हैं वह हमारी जलवाहिनी हैं, सदा नीरा हैं, वो हमको जल देती हैं। अनेक ऐसे स्थान हैं जहाँ पर नदियों के जल से ही जो है लोगों का काम चलता है, सिंचाई भी होता है, पेयजल भी वही है। तो इस प्रकार से हम अपने नदियों को भी बचाएं, वातावरण को जो है शुद्ध ऑक्सीजन उसकी बनी रहे, इसलिए पेड़ों का भी रोपण करें, पेड़ों को कटान से बचाएं। इस तरीके से उपाय करके हम लोग अपने पर्यावरण को सुरक्षित भी रख सकते हैं, इस समस्या का समाधान भी कर सकते हैं। इस तरीके से आइए बिंदु विचार करते हैं कि प्रदूषण का अर्थ क्या है। प्रदूषण का अर्थ है कि जो सबसे अधिक जो ध्वनि होती है, शोर होता है, जब कोई भी हमारा पार्थिव तत्व, पृथ्वी का तत्व, पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, जब ये बिगड़ जाते हैं, जब ये अशुद्ध हो जाते हैं, तो फिर मान लिया जाता है कि जो मनुष्य के जीवन को हानिकारक हो जाते हैं, तो ये माना जाता है कि
प्रदूषण बढ़ गया है और वो प्रदूषण हमारे जीवन में हानिकारक हो जाता है। नोबेल पुरस्कार विजेता रॉबर्ट कोच ने ये बात कही भी थी, ध्वनि पर भाषण देते हुए उन्होंने बात कही थी कि हमारा सबसे बड़ा जो शत्रु है वो निर्दयी शोर है। जब शोर बहुत अधिक होता है उससे मानसिक विकृति भी आती है, हमारी श्रवण शक्ति भी कमज़ोर होती है। इसलिए उन्होंने ध्वनि को सबसे अधिक जो हमारा शत्रु माना है, जो हमारे मस्तिष्क पर सीधे अटैक करता है। तो प्रदूषण का अर्थ यही है कि हमारे जो जितने भी हमारी जो हमको ग्रहण करने वाले तत्व हैं, पृथ्वी है, अग्नि है, जल है, वायु है, आपके जो है ये सारी चीज़ें जब तक संतुलित रहती हैं तब तक सब ठीक रहता है, और जब ये असंतुलित हो जाती हैं, जब इनमें बहुत अधिकता बढ़ जाती है जो मानव जीवन के लिए हानिकारक हो जाती हैं, तो निश्चित रूप से हम कहते हैं कि ये प्रदूषण है। तो हमारा जब पर्यावरण चारों ओर का क्षेत्र जब प्रदूषित हो जाता है तो हम कहते हैं कि प्रदूषण बढ़ गया है। तो वातावरण का प्रदूषित होना, हानिकारक होना, मानव जीवन के लिए घातक होना ही प्रदूषण का अर्थ है। तो प्रदूषण के प्रकार, अनेक प्रकार से प्रदूषण हमारे देखने को आता है। सबसे पहले प्रकार में लिया है वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण। जब आप देखते हैं कि जब पौधों का, वृक्षों का निरंतर कटान होता जा रहा है, लोग ग्रामीण क्षेत्र से शहर क्षेत्र में भागते चले आ रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, पौधों का कटान जब निरंतर होता जाता है तो हमारी जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो कम हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि जो पौधे हैं वो निश्चित रूप से पूरे समय ऑक्सीजन देते हैं और जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। तो ऑक्सीजन तो प्राणवायु है। इसी तरीके से कोयले का जो है कोयला जलाया जाता है, तेल लगातार गाड़ियों में जल रहा है, कारखाने चल रहे हैं, कारखानों से बहुत मोटी मात्रा में चिमनियों से धुआं निकलता है। इन सब चीज़ों से क्या है कि सारा वातावरण प्रदूषित हो रहा है, और प्रदूषित होने के कारण जो है निश्चित रूप से इस सब का प्रभाव हमारे मानव जीवन पर पड़ता है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही, फेफड़ों की बीमारियां हो रही हैं, अस्थमा हो रहा है। ये सब चीज़ें मानव जीवन के लिए बहुत ही कष्टकारक होती जा रही हैं। तो हमें वायु प्रदूषण के लिए निश्चित रूप से वृक्षारोपण करना पड़ेगा। कोयले है, तेल है, कारखाने हैं, चिमनी। अब कारखाने जो भी चलाए जाएँ तो कारखानों से निकलने वाला जो अपशिष्ट है, जो कूड़ा करकट है, उसको भी हम लोग उसको किसी प्रकार से ऐसे उपयोग में लाएं कि वो बाहर ना फेंका जाए खुले में, उसको कहीं दबा दिया जाए या उसको रिसाइकलिंग करके उसको गैस आदि में परिवर्तित किया जाए। ऐसे उपाय करने चाहिए। जल प्रदूषण, और जल प्रदूषण क्या है कि वैसे तो सन 1974 से ही भारत सरकार ने जो है वो जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम बना दिया था। उसका उपयोग कहाँ तक किया जा रहा है, कहीं किया जा रहा है, कहीं नहीं भी किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से जो है हम लोग इस अधिनियम का भी पालन करें, जल का को प्रदूषित होने से बचाएं, उसका जो वेस्टेज भी निकात करें, उसके लिए ख़राब भी मत करें, बहाएं भी मत खां। ऐसे जो हमारे कारखाने हैं, जो फैक्ट्रियां हैं, ये नाले हैं, सीवर लाइंस हैं, ये सब जब नदियों में और उसमें छोड़ दी जाती हैं, गंगा यमुना आदि में, तो वो नदियां तो क्या है, वो सदा निराहें सदैव बहती रहती हैं। और उन नदियों का सेवन, हम नदियों के जल का सेवन फसलों की सिंचाई में भी करते हैं। कुछ लोग नदियों के पानी को पीते भी हैं। तो इससे क्या है कि मानव जीवन प्रभावित होता है। फसलें हमारी बड़ी तो हो जाती, बढ़ती तो हैं, लेकिन उसमें प्रदूषण की मात्रा बढ़ जाती है। अब कानपुर है, आप देखिए, इसमें बहुत बड़ा लेदर का काम होता है। तो लेदर की सारी फैक्ट्रियां जो है वो गंगा यमुना में उसमें छोड़ दी जाती हैं। आगरा है, अलीगढ़ है, मुंबई है, ऐसे बड़े शहर जो बड़े इंडस्ट्रियल हैं, ये सारे शहरों का जो अपशिष्ट है ये सब नदियों में छोड़ दिया जाता है। तो निश्चित रूप से वह सारा विषाक्त हो जाता है। और इतना ही नहीं, उनसे निकलने वाली जो चिमनियों का धुआं है वायुमंडल में भी, वातावरण में भी फैलता है। और वातावरण में फैलने से निश्चित रूप से वह हम लोगों की श्वास में जाता है। और हम लोगों की आदत में ज़्यादा मास्क लगा के चलने की आदत नहीं है। इस समय तो कोरोना महामारी ने मास्क लगाने की थोड़ी आदत फिर भी डाल दी है। तो इसका उपयोग सदैव करें, तो इससे हम लोगों का थोड़ा बहुत बचाव हो सकता है। ध्वनि प्रदूषण, अब आप देख रहे हैं कि कल कारखाने चलते हैं, फैक्ट्रियां चलती हैं, अब तो उससे बहुत तेज उनमें सायरन बजते हैं। और उस सायरन के बजने से
वातावरण में ध्वनि तरंगें इतनी ज़्यादा फैल जाती हैं, लाउड स्पीकर बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, रामलीला होते हैं, कहीं कहीं पर कुछ ऐसे रहते हैं, कई चुनाव प्रचार होते हैं, तो उसमें जो लाउड स्पीकर बजते हैं उनकी ध्वनि तरंगों से जीना, निकलना, बैठना, किसी की बात को सुन पाना मुश्किल होता है। और ये सारी जो ध्वनि तरंगें हैं जो मनुष्य के मस्तिष्क पर सीधे अटैक करती हैं, उनके लिए ब्रेन की दिक्कत हो जाती है और श्रवण शक्ति, सुनने की क्षमता कम हो जाती है। और साथ ही साथ आप देखते हैं कि लोग मानसिक विकृति के शिकार भी हो जाते हैं। इसीलिए आप देखते हैं जितने भी जो मानसिक रोगी होते हैं उनके लिए डॉक्टर एकांत में रहने को कहता है, उससे सोने के लिए कहता है, ताकि उसका जो मस्तिष्क है उसका संतुलन बना रहे। तो जो जेट विमान हैं, कल कारखाने हैं, इनके सायरन हैं और गाड़ियों में लगे हुए बहुत तेज सायरन हैं, ये हमारे ध्वनि प्रदूषण को करते हैं। पुलिस विभाग, अन्य लोग इन सायरनों को रोकने के लिए भी पकड़ धकड़ भी करते हैं, चालान भी करते हैं, लेकिन फिर भी जो हमारी जो जनता है वह बहुत शिथिल है इस मामले में और वह अब भी इसका प्रयोग निरंतर कर रही है, जिसका प्रभाव हमारे मानसिक जीवन पर पड़ता है और हम प्रभावित होते हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण भी बहुत अधिक हो जाता है। इसकी अधिकता से आप देख रहे हैं कि लगातार बम विस्फोट हो रहे हैं, कहीं परमाणु परीक्षण हो रहे हैं, कहीं कुछ और है। इस तरीके से जो विस्फोट हो रहे हैं और विस्फोट होने के बाद में जो रेडियोधर्मी जो पदार्थ हैं जो वो सब वातावरण में फैल जाते हैं और वातावरण में फैलने से जो जितनी भी जनता है, जितना भी जनमानस है वो प्रभावित होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय आपने देखा था कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर में जो परमाणु बम गिराया गया था, तो परमाणु बम की आवाज़ इतनी अधिक हुई कि उसके अधिक होने से इतनी अधिक आवाज़ हुई, कहते हैं कि जो है वो पूरी जो वहाँ का वातावरण था वो पूरा गुंजायमान हो गया। उससे लोगों के अंदर मानसिक विकृतियाँ पैदा हुईं और उससे बहुत अधिक जनहानि हुई। सारे छायाएँ मानव जन की पड़ी, सब इधर उधर और मानव ही सब भाप हो गए। ऐसा उसमें लिखा है अज्ञे जी ने कि हिरोशिमा का जो दृश्य उसमें दिखाया है कि जो बम का विस्फोट जब हुआ है जिस स्थान पर, नगर के चौक में, हिरोशिमा नगर के जब चौक में बीचों बीच नगर में जब विस्फोट हुआ है, तो कहते हैं कि इतनी तेज उसमें ज्वाला थी कि उसने दोपहरी को भी सोख लिया। ऐसा प्रतीत हुआ कि उसने दोपहरी तो होती ही गर्म, लेकिन उसने दोपहरी को भी सोख लिया। एक क्षण के लिए वो प्रज्वलित क्षण जिसने दोपहरी को भी सोख लिया और मानव ही सब भाप हो गए और ऐसा लगा कि जैसे कि मानव वाष्पित तो भाप बन करके उड़ गए, सब जल गए। इतना अधिक उसका भीषण विस्फोट था और जिसकी वजह से आज भी कहते हैं वहाँ संतानें आज भी विकलांग पैदा हो रही, आज भी इतने समय के बाद भी वहाँ उसका प्रभाव देखा जा रहा है। तो जो रेडियोधर्मी जो प्रदूषण है ये भी हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करता है। तो निश्चित रूप से ये जो विस्फोट हैं वो बंद किए जाएं और जो बम हैं उनको गिराने की जो प्रक्रिया है वो किसी भी स्तर पर नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से आप देखते जा रहे हैं निरंतर कि प्रदूषण कितने प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित करता है, तो ये ध्यान में रखें। इतना ही नहीं, आप देखते हैं रासायनिक प्रदूषण भी बहुत अधिक हमारे समाज में व्याप्त है। हम लोग सब रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। जो जैविक खादें हैं, जो हमारी कंपोस्ट खादें हैं, वो सारी हम लोग उसका प्रयोग नहीं करते हैं। हम लोग इतने आलसी हो गए हैं, इतने अकर्मण्य होते जा रहे हैं कि हम पशुओं को नहीं पालते हैं। जब पशुओं को पाला जाता था तो एक पशु कहते हैं कि अपने कीमत के बराबर जो है वो पैसा छोड़ देता था। वह काफ़ी कुछ खेत में डालने भर के लिए उसकी गोबर की खाद तैयार हो जाती थी। उसके जानवर के आसपास जब बुहार लगाई जाती थी, उसको झाड़ू लगाई जाती थी, उससे जो कूड़ा निकलता था उसको इकट्ठा करते रहते थे और उसके बाद साल के अंत में वह सब घूड़ा बन जाता था, कंपोस्ट खाद बन जाती थी, जिसको आप डाल दें अगर खेत में तो कहते हैं कि वो 3 साल तक वो दम देती है। लेकिन हम लोग उससे निरंतर बचते जा रहे हैं और हम लोग रासायनिक खाद ले आते हैं, यूरिया है, आपकी DAP है, ऐसी खादों को ला करके ज़मीन में लगा देते हैं। तो एक बार को लगता तो है कि वो फसल जोर कर रही है, लेकिन जोर करने के साथ साथ धीरे धीरे उसकी उपजाऊ शक्ति क्षीण होती जाती है। जैसे आप देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अगर बहुत तेज दौड़ा दिया जाए
तो तेज दौड़ने के बाद में वह रास्ता तो तय कर लेता है, लेकिन उसकी हाँफी चलने लगती है और कुछ समय के बाद उसकी जो क्षमता है, उसको श्वास साध के रोग हो जाते हैं, उसकी क्षमता कम हो जाती है। इसी प्रकार हमारा जो खेत है वो फसल को उपजा तो कर देता है, लेकिन अगली वर्ष उसके लिए जितनी खाद आपने डाली है, 1 बोरी खाद डाली है, तो अगली बार आपको 1 से ज़्यादा खाद डालनी पड़ेगी 1 बोरी से, क्योंकि उसमें की जो क्षमता है वो रासायनिक खादें हमारी उपजाऊ क्षमता को खींच ले रही है, उसमें से बिल्कुल जान रखती नहीं है। तो जो हमारा जो रासायनिक प्रदूषण है वो इस प्रकार से बढ़ता जा रहा है। कीटनाशक दवाइयाँ लगाई जा रही। पहले क्या था कि खेतों में जो खरपतवार होते थे, जो घास आदि होती थी, उस घास को हम लोग निराई गुड़ाई करते थे। निराई गुड़ाई के माध्यम से उन खरपतवारों को निकालते थे, तो हमारी जो ज़मीन है वो सुरक्षित बच जाती थी। लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं कि खादों को खाद के माध्यम से या किसी दवाई की, कीटनाशक दवाई के माध्यम से खरपतवारों को दूर करते हैं और रासायनिक खादें डालते हैं। जो कल कारखाने चलते हैं, उन फैक्ट्रियों का जल हम खेतों में दे देते हैं, उससे फसल बढ़ तो जाती है, लेकिन हमारी जो ज़मीन है, उस ज़मीन की जो हमारी क्षमता है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। तो निश्चित रूप से रासायनिक प्रदूषण भी हमारी समस्या को बढ़ा रहा है। इससे बचने का प्रयोग हम लोग करें, इससे बचने के उपाय हम करें। अपने खेतों में कंपोस्ट खाद डालें, पशुओं को पालें, कंपोस्ट खाद बनाएं, जैविक खाद बनाएं, तो उससे हम इस समस्या से बच सकते हैं। अब आप देखेंगे प्रदूषण की जो समस्या है वह, उससे हानियां हैं, उससे हानियां भी बहुत बड़ी बड़ी है। अब देख रहे हैं वायु प्रदूषण है। अब वायु प्रदूषण से हानि क्या है कि इससे हमारा जो पूरा जीवन तंत्र है वो खराब होता है। वातावरण में वायु प्रदूषण होने से श्वास के, दमा के ये रोग उत्पन्न हो जाते हैं। व्यक्ति के अंदर क्षमता कम हो जाती है, उसका जो पूरा जो अपना जो सारा अंदर का जो पूरा सिस्टम है वो बिगड़ जाता है और वह उसकी क्षमता कम हो जाती है। जब सांस ही ठीक से नहीं ले पाएगा, प्राणवायु भी नहीं उसको शुद्ध मिलेगी, तो निश्चित रूप से उसका जो जीवन है वो प्रभावित होगा। तो ये वायु से हमको, प्रदूषण से हानि होती है। अब आप देखें कि जल प्रदूषण जो है, तो जल प्रदूषण से क्या होगा, जब हम प्रदूषित जल पिएंगे तो प्रदूषित जल का असर हमारे हृदय पर भी पड़ेगा। हमको हृदय रोग भी हो सकता है, श्वास का रोग भी हो सकता है, कैंसर आदि भी हो सकता है। ऐसे अनेक रोग हमारे अंदर उत्पन्न हो जाते हैं। तो जल भी जो है, प्रदूषित जल हमारे जीवन को प्रभावित करता है निश्चित रूप से। ध्वनि प्रदूषण आप देखने बताया था, ध्वनि प्रदूषण जो है वह हमारे मानसिक विकृति को, हमें पागलपन की ओर ले जाता है। साथ ही साथ जो हमारी श्रवण शक्ति है वो कमज़ोर हो जाती है। बहुत तेज़ी से जब कोई बुलाता है तो हम सुन पाते हैं, सामान्यतः कोई धीरे से अगर बुलाता है तो हम सुन नहीं पाते, क्योंकि हम लोग तेज आवाज़ सुनने के आदी हो चुके होते हैं। बताया है कि ध्वनि रेडियोधर्मी प्रदूषण, जब बहुत अधिक विस्फोट होता है तो उस विस्फोट में ये जो आपको बता रहे हैं प्रदूषण की समस्या और उससे हानियाँ हमें क्या क्या हो रही हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो रेडियोधर्मी प्रदूषण है उसमें हम देखते हैं जब इसके पदार्थ, इसकी जो किरणें हैं जब वापस जब उसमें वातावरण में फैलती हैं तो उससे हम लोगों को जो है अनेक प्रकार के घातक रोग हो सकते हैं। कहीं पर श्वास का रोग है, अस्थमा का रोग है, कहीं पर जो है कैंसर है। ऐसे अनेक तत्व वातावरण में फैल जाते हैं जो हमारे जीवन को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। रासायनिक प्रदूषण तो हमारे जीवन को प्रभावित करता ही है। आप देखते हैं रासायनिक प्रदूषण जब होता है तो हम लोग जो खादें खेतों में लगाते हैं, रासायनिक खादें, उनसे ही वो फसल तैयार होती है, उस फसल को हम सीधे खाते हैं। अब खीरा है, लौकी है, कहते हैं शाम को तो बस 1 फीट की है और जब उसमें इंजेक्शन लगा देते हैं सुबह को वो 2-4 इंच बढ़ जाती है। तो एक ही रात में जब इतना बढ़ जाती है, इसके मतलब उसमें कोई तेज केमिकल डाला जाता है, तो वह उसी को हम खाते हैं, तो वह हमारे जीवन को प्रभावित करता है और निश्चित रूप से हम रोगी होते जा रहे हैं। हमारी शारीरिक क्षमता कम होती जा रही है, मानसिक क्षमता कम होती जा रही है। तो प्रदूषण की समस्या हर क्षेत्र में व्याप्त है और हर क्षेत्र में व्याप्त होने के कारण उससे हमको हानि ही हानि है। और प्रदूषण से सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो खड़ी हो गई है कि हमारी जो ओजोन परत है, जो एक प्रकार से हमारा सुरक्षा कवच है,
तो ओजोन की परत भी हमारी कमज़ोर होती जा रही है, सिकुड़ती जा रही है। कहते हैं उसमें छिद्र भी देखे गए हैं। और इतना ही नहीं, अब आप देख रहे हैं कि वातावरण में कितनी गर्मी पड़ती है। पहले इतनी गर्मियाँ नहीं पड़ती थी, वातावरण में बहुत अधिक गर्मी रहती है। तापमान में इतनी वृद्धि हो गई है कि मानव को अपना जीवन जीना दुर्लभ है। जो अभिजात वर्ग है, जो पैसे वाले लोग हैं, वो तो एसी से किसी माध्यम से अपने वातावरण अपना ठीक कर लेते हैं, रह लेते हैं। लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं, जो निर्धन हैं, जो सामान्य लोग हैं, वो पूर्ण ना एसी खरीद सकते हैं, ना ही एसी को चला सकते हैं। उसका बहुत अधिक खर्च होता है। तो जो सामान्य जन है, इस हमारे प्रदूषण की समस्या से, इस गर्मी के तापमान से बहुत प्रभावित है। और इस तरीके से इसमें क्या है कि जो मिसाइलों का परीक्षण हम लोग करते हैं, उससे भी जनधन हानि होती है, उससे भी वातावरण का ताप बढ़ता है। अब देखिए ना, हिरोशिमा में जो और नागासाकी में जो बम विस्फोट हुआ था, परमाणु बम विस्फोट, उससे अभी तक वहाँ उस तापमान का प्रभाव दिखाई देता, तापमान प्रभाव दिखाई देता है। मनुष्य आज भी उसमें संतानें कहते हैं विकलांग पैदा होती हैं, तो आज भी वहाँ का वातावरण प्रभावित है। समस्या का समाधान कैसे हो? अब जो प्रदूषण है, तो ये जो प्रदूषण है वो किस तरीके से इस पर हम विजय पा सकते हैं? तो सबसे पहली बात तो है जो 1974 में जो जल संरक्षण अधिनियम बनाया गया था, नियंत्रण अधिनियम, हम इसका पालन करें और आपने आसपास का जो वातावरण है उसको शुद्ध रखें, उसको साफ रखें। खुले में कोई गंदगी को मत फेंकें जिससे कि उसमें मक्खियां बैठती हैं, चारों तरफ वातावरण हवा के द्वारा प्रदूषित होता है। तो वृक्षारोपण सबसे अधिक जो सरकार की मुहिम है कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें, क्योंकि वृक्ष धरा के भूषण हैं, करते दूर प्रदूषण है, ऐसा कहते हैं। वृक्ष धरा के भूषण हैं, करते दूर प्रदूषण है। तो वृक्ष हैं वो प्रदूषण को दूर करते हैं। इस प्रकार से हम अधिकाधिक वृक्षारोपण करें। हमारी सामाजिक संस्थाएं, हमारे स्कूल जो है वो अधिकतर वृक्ष लगवाएं। और दूसरा बहुत बड़ा फैक्टर एक और भी है कि जो हमारी जो पॉपुलेशन है, हमारी जो जनसंख्या है, वो निरंतर बढ़ती जा रही है। तो जनसंख्या पर हम लोग नियंत्रण करें। जनसंख्या की वृद्धि जब तक नहीं रुकेगी, जब तक खाने वाले बहुत ज़्यादा होंगे, तो हमें अधिक उत्पादन की आवश्यकता पड़ेगी। और जितनी अधिक जनसंख्या होगी उतना ही अधिक वातावरण को भी प्रदूषित करेगी। इसलिए जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाएगा। जनसंख्या पर अगर हम नियंत्रण नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से ये सारे जो साधन हम अपना रहे हैं, ये सारे साधन हमारे व्यर्थ हो जाएंगे और हम इन पर विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। औद्योगिक कचरे पर हम रोक लगाएं। जो हमारी फैक्ट्रियां चल रही हैं, उन फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो अपशिष्ट है, जो कचरा है, उसको रिसाइकिल करके किसी प्रकार से उसका उपचार करके उस कचरे को हम कहीं बाहर निकालें। अन्यथा उसको कहीं ऐसे स्थान पर, जमीन पर उसको दबा सकते हैं, उसको जिससे कि वो थोड़ा बहुत गल भी जाए और उसका जो वातावरण में उसका प्रभाव न फैले वायु से। इसलिए औद्योगिक कचरे पर रोक लगे। फैक्ट्रियों को उनको लाइसेंस तब दिए जाएं जब उन फैक्ट्री मालिकों के पास उस कचरे को रिसाइकिल करने का या उसको ध्वस्त करने का जब उनके पास व्यवस्था हो, तभी हम लोग औद्योगिक को फैक्ट्रियों आदि को लगाने के लिए जो है लाइसेंस प्रदान करें। जो उससे निकलने वाला जल है और पदार्थ है, उसको उपचारित करके, उसको शुद्ध करके अगर बाहर निकाला जाता है तो उसको निकालें। अन्यथा उस जल को किसी भी रूप में उसको अंदर ही कहीं, उसको कहीं पर गड्ढे में, किसी भी उसमें उसको रोकें, उसको जलाएं, किसी रूप से बाहर नहीं निकालें, ताकि उसका प्रभाव समाज पर पड़े और समाज के लोग उससे प्रभावित हों। इस तरीके से आप देखते हैं कि जो निबंध होता है, निबंध के 3 विशेष भाग होते हैं। प्रस्तावना, प्रस्तावना के बाद में विस्तार। तो विस्तार के रूप में आपने देखा है प्रदूषण का अर्थ है, प्रदूषण के प्रकार हैं, वायु, जल, ध्वनि, रेडियो, रासायनिक प्रदूषण, इन सबको आपने सब पर थोड़ा थोड़ा विचार किया है। और बहुत विस्तार से पढ़ने के लिए, चूँकि वीडियो जो होती है वो एक सीमित दायरे में होती है, इसलिए बहुत विस्तार से पढ़ने के लिए PDF भी आपके पास जाएगा। उसको भी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर जाकर के आप लिंक पर चले जाएं तो आपको PDF मिल जाएगा। उससे आप विस्तार से पढ़ें। और सार संक्षेप में आपको बताया गया है उपसंहार। अब किसी का भी हम लास्ट में उपसंहार करते हैं, तो उपसंहार में इस सारी विषय वस्तु को टच करते हुए, इसको स्पर्श करते हुए हम उसका समाधान, उसका जो उपसंहार बनाते हैं।
तो इसमें ये बताया गया है कि जो पर्यावरण प्रदूषण है उसको हम प्रदूषित नहीं होने दें और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। 1974 में जो जल अधिनियम बनाया गया है, संरक्षण अधिनियम, इसका पालन करें, स्वास्थ्य के नियमों का पालन करें, गंदगी ना होने दें वातावरण में, साथ ही साथ अपना जो कल कारखाने इनका जो धुआं निकलता है उसको भी ज़्यादा न निकालें। लाउड स्पीकर और जो आपके जो चिमनियाँ जो सायरन हैं इन पर नियंत्रण करें। जल को प्रदूषण से बचाने के लिए नदियों आदि में कचरे आदि को न फेंकें। इस प्रकार के जब उपाय हम लोग करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो पर्यावरण है वो स्वस्थ होगा, और पर्यावरण स्वस्थ होगा तो हमारा मानव जीवन स्वस्थ होगा। रेडियोधर्मी प्रदूषण में बताया है कि हमारे जो विस्फोट हो रहे हैं उन विस्फोटों को कम किया जाए, रासायनिक खादों का प्रयोग कम किया जाए, पशुओं का पालन किया जाए, वृक्षों का रोपण किया जाए, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग कम किया जाए, श्रम किया जाए, उसमें खरपतवारों को हाथ से निकाला जाए, तो निश्चित रूप से जो हमारा है कुछ हद तक प्रदूषण कम हो जाएगा। वृक्षों का अधिकाधिक रोपण किया जाए। इतना ही नहीं, जब हम लोग जन्मदिन मनाएं तो अपने जन्मदिन पर जो हम लोग मोमबत्ती बुझा करके ये सब करते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, ये सब चीज़ें न करके दीपों को जलने दें। दीप वातावरण को शुद्ध करते हैं। और साथ ही साथ हम लोग अपने जन्मदिनों पर कम से कम 5-5 वृक्ष लगाएं, तो इससे हमारा जो प्रदूषण है वो बहुत हद तक रुकेगा और हम एक महान कार्य, एक परोपकार का कार्य भी कर पाएंगे। तो इस प्रकार से जनसंख्या जो वृद्धि है उसको रोका जाए, औद्योगिक कचरे पर रोक लगाई जाए, जल को स्वच्छ रखने का प्रयत्न किया जाए। हमारे पृथ्वी के जो तत्व हैं, क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीरा, ये पांचों तत्व हमारे जो हैं वह शुद्ध होंगे तो हमारा जो पार्थिव शरीर शुद्ध होगा, क्योंकि हम लोग पृथ्वी तत्वों से बने हुए हैं। तो इस रूप से हम प्रदूषण पर नियंत्रण पा सकते हैं। जब प्रदूषण को हम नियंत्रित कर लेंगे तो हमारा जो मानव जीवन है वो स्वस्थ सानंद होगा। आप सभी ने ये पूरा वीडियो ध्यान से देखा होगा, पढ़ा होगा। अंत तक देखते रहिए, मित्रों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ऐसे एग्जामिल यू चैनल के माध्यम से आप ये सारे वीडियो देख रहे हैं, पढ़ते रहिए। सारी परीक्षाएं आपकी इन्हीं ऑनलाइन कक्षाओं के आधार पर संपन्न होने वाली हैं। ध्यान से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ें। धन्यवाद।